हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप उम्मीद करता हूं आप सब लोग मजे में होंगे। और आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 3 के अंदर हैं, जहां पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इंपीरिकल फार्मूला, आपका स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन और आपका लिमिटिंग रिएजेंट, इन चीजों को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहां पर ना आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज पहले समझनी होगी कि जब हम इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस दौरान इन ये जो नेम्स आते हैं, जो ये डिफरेंट फॉर्मेट में आते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम उससे ज्यादा उतना कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, लाइक इंपेरिकल फार्मूला, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, ये सिर्फ नाम है। काम इनका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जस्ट हमें इनके एक्चुअल मीनिंग को समझना है। और उसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैथमेटिक्स को और केमिस्ट्री को साथ में एक्सप्लोर करेंगे। और जब हम इनको एक्सप्लोर करेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये जस्ट रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इन्हीं सारी चीजों का यहां पर खेल हो रहा है, जो कि हम लोगों ने 6, 7, 8 ग्रेड के अंदर एक्सप्लोर कर ही रखा है ऑलरेडी मैथमेटिक्स के अंदर। और मैथमेटिक्स क्या है? नेचर से कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज है। तो हम लोग आज उसी लैंग्वेज का यूज करके आज एटम्स की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और यहां पर जानेंगे कि जब कोई चीज किसी के साथ रिएक्ट करती है तो उसमें जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है वो हम किस वे में करते हैं, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी से टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स जस्ट केमिस्ट्री को देखने का जो हमारा नजरिया है, बस वही हमें बना के रखना है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस है। और साइंस में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ऑब्जर्वेशन के बाद हम नेचर से मैथमेटिकली या फिर इन एटम्स में जो हो रहा है उससे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करते हैं और रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें उसे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है, और कुछ भी नहीं। सो पार्ट वन जो आपका लेक्चर था, लेक्चर वन जो था, उसमें हमने ये सारी चीजें जानी थी। नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लोर किया था। पार्ट टू के अंदर हम लोगों ने मास को कैलकुलेट किया था, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। क्यों? क्योंकि अब हम इन एटम से, इन केमिकल रिएक्शन से मैथमेटिकली कम्युनिकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में जो कुछ भी हम करते हैं, हम उसी की मदद से केमिस्ट्री को, जितना हम फिजिक्स में एक्सप्लोर करते हैं, उसी के जरिए हम एटम्स की दुनिया में और ज्यादा डीप नॉलेज ले पाते हैं, उससे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके और फिजिक्स के जो लॉज हमने ऑब्जर्व करे हैं नेचर से, उनको समझ के। तो आज हम लोग यहां पर बेसिक सी चीजें देखने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक सी चीजें केमिस्ट्री में हर जगह यूज होंगी, तो हमें इन चीजों को समझना है, याद नहीं करना है। जब समझ जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा, आपके ब्रेन के पास वो इंफॉर्मेशन होगी, और जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, और जब वो प्रोसेस कर लेगा तो आप रिजल्ट तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखो, नाम अजीब है, ठीक है? हमारी डे टू डे लाइफ में, हम इंडियंस की डे टू डे लाइफ में ऐसे शब्द हम लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन इस चीज को साइड करते हैं और सिंपल सी चीज को देखते हैं कि हम डजन वर्ड बहुत ज्यादा सुनते हैं, या दर्जन, ठीक है? जो आम भाषा में हम लोग बात करते हैं कि 1 दर्जन केले दे देना, ठीक है? जिसका मतलब होता है सीधा सीधा क्वांटिटी से। ठीक है? यहां पर मास भी आपका क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर उस पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी, जैसे 1 दर्जन केले का मतलब कोई स्पेसिफिक मास नहीं है, लेकिन यहां पर मतलब है कि चाहे छोटे केले हों चाहे बड़े केले हों, यहां पर मतलब है सिर्फ 12 बनानास के साथ। ठीक है? 12 बनाना हमें चाहिए, उससे हमारा मतलब है 1 दर्जन से। ठीक है? 1 दर्जन एप्पल या 1 डजन एप्पल, जो कि हम इंग्लिश में डजन बोलते हैं, हिंदी में आम भाषा में दर्जन बोलते हैं। तो 1 डजन एप्पल का मतलब है 12 एप्पल्स। छोटे एप्पल हो बड़े एप्पल हो फर्क नहीं पड़ता है। 1 डजन पीपल, इसका मतलब 12 लोग। अब ये जो चीज है, सेम यही कॉन्सेप्ट आपका मोल कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे है वो मैं बताता हूं आपको, और क्यों है। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें CO2 मिलता है, ठीक है? तो एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि O2 है तो यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है? 1 कार्बन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको देगा 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है? तो अब अगर यहां पर एक की जगह 2 कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। यहां पर 92 कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहां पर देखो आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक कार्बन एटम चाहिए और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। और जो हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, एटम्स परसेंटेज में रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कंप्लीट एक एटम या कंप्लीट एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, उसका बंटवारा नहीं होता है। मतलब एक एटम मींस एक एटम होगा, कभी हाफ एटम नहीं होता है। तो उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के चलते अब हम ये कह सकते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर 92 कार्बन एटम है और 92 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो 92 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। इट मींस कि अगर 1 करोड़ कार्बन एटम है तो उसके साथ मुझे 1 करोड़ ऑक्सीजन एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स चाहिए, ताकि इससे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट से आपका ये लास्ट पार्ट देखो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, और वो ये चीज अभी बता देते हैं। ठीक है? अगर मेरे पास 100 कार्बन एटम है प्लस 50 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे यहां पर सिर्फ 50 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि इसमें से 100 कार्बन एटम के साथ आपको 100 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए थे, लेकिन अब सिर्फ 50 कार्बन एटम के साथ 50 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पाएंगे, 50 कार्बन एटम्स आपके रिमेनिंग रह जाएंगे। तो यहां पर एक्चुअल में अब देखो, चीजें हम याद करते हैं ना, चीजें आप खुद ब खुद नेचर से सीख सकते हो। नेचर अपने आप में आपको सारा ज्ञान देना चाहता है, आपको सिर्फ उससे कम्युनिकेट करना है। तो इस रिएक्शन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं यहां पर रिजल्ट में यहां पे लिख देता हूं 50 कार्बन एटम। अब देखो, जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर है, और ये चीज अब मुझे समझ आ रही है कि मैंने 50 कार्बन एटम क्यों लिखे, क्योंकि 50 कार्बन एटम्स आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं, और ये हमारी अपनी थॉट प्रोसेस है। और जो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही हैं, तो वो अपनी थॉट प्रोसेस रखते हैं, और वही थॉट प्रोसेस को हम लोग बस एज अ थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और हम उसको उस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने जो ढूंढा वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन हमने डायरेक्ट उसको याद किया, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हमें भी उनके थॉट प्रोसेस से गुजरना है, और जो उन्होंने ढूंढा उसको, उस प्रोसेस को समझने के साथ सीखना है। अगर हम सिर्फ याद करके आगे बढ़ते हैं तो हम कितना ही याद कर लें, ठीक है, हमारे ब्रेन की भी एक लिमिटेशन है, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं, और सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं तो हम उस डेटा को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। हमारा ब्रेन चीजों को याद करने में उतना सक्षम नहीं है जितना सक्षम वो उसको समझने में है। तो उसी ब्रेन के उसी सही पावर का यूज करते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो, लॉजिक हमें समझ आया, और यही कॉन्सेप्ट आपका लिमिटिंग रीएजेंट का है, और कुछ नहीं। ये वाला पॉइंट तो देखो फटाफट कंप्लीट हो गया। हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर उसको याद करेंगे, समझ तो तब भी आ जाएगा, लेकिन फील नहीं करेंगे तो हम कभी भी उसको समझे नहीं है, हमने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है, हम उसे समझे नहीं है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ईजी है, इसलिए इजीली समझ आ जाता है, बट ये ज्ञान हर चीज के लिए है। जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है एक्चुअली में वो कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, हम सिर्फ थ्योरी पढ़कर आगे बढ़ते हैं तब जाके वो कॉम्प्लिकेट बन जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब यहां पर बात ये आ गई कि यार अगर 1 करोड़ कार्बन एटम है तो उसके साथ 1 करोड़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, जिससे 1 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो बात ये आती है कि हम यहाँ पर एक नए स्ट्रक्चर को रखते हैं, एक कॉन्सेप्ट को रखते हैं। जैसे डजन का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट को रखते हैं। ऐसा हमने सोचना स्टार्ट किया उस जमाने में जब तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो ये रखते हैं कि यार अब देखो, हम एक मैक्रोस्कोपिक, एक बड़ी दुनिया में रहते हैं जिसके सामने एटम्स बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि ऐसा समझ लो 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, इतने, मतलब बिलियन बोलूंगा वो भी छोटा पड़ेगा, बिलियन के आगे बिलियन लगा लो, इतने सारे एटम्स होते हैं। तो हम यहां पर उस नंबर को कैसे ढूंढे, हम क्या स्टैंडर्ड फिक्स करें। तो स्टैंडर्ड क्यों फिक्स करना है, ताकि सब लोग एक ही चीज को यूज करें। तो किसी ने सोचा 1 करोड़ रख लेते हैं, बट वो भी बहुत छोटा है। 1 करोड़ एटम्स भी आपके ग्राम में नहीं आ रहे हैं, वो माइक्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं। तो किसी ने सोचा 100 करोड़ रख लेते हैं, वो भी ग्राम तक नहीं पहुंचा। तो इन्होंने कहा कि यार देखो भाई, हमने एटॉमिक मास यूनिट के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया है, हम उसी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो अब हम नया ढूंढेंगे वो स्टैंडर्ड के साथ रिलेटेड रहे, जिससे कि हमें एक म्यूचुअल बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि अभी पता नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना एकदम सही है, सोच के रास्ते ही इंसान आगे बढ़ता है। तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, और उन्होंने कहा कि देखो, 100 करोड़, 1000 करोड़, बिलियन बिलियन एटम्स ऐसे सोचेंगे तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बनती हैं, सबकी थिंकिंग अलग हो सकती है। तो हमने कहा, हमने 1 AMU को डिफाइन करने के लिए क्या स्टैंडर्ड लिया था, हमने कहा था कार्बन 12 एटम का। यहां पर एटम की बात हो रही है, वर्ड्स पे ध्यान देना है और चीजों को समझना है। यहां पर कार्बन 12 एटम का जो मास होगा एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है, उसको हमने 12 AMU सेट कर दिया, ठीक है, ताकि हम बाकी एटम्स के मासेस को इसके कंपैरिजन में, यानी कि रिलेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 AMU का मास कितना हो जाएगा, 1 AMU का मास हो जाएगा मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ, यहां पे मास ऑफ लिख देता हूं, मास ऑफ कार्बन 12 एटम को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, अगर इसका मास 12 AMU है तो 1 AMU का मास कितना होगा, 1 AMU का मास होगा कि कार्बन 12 एटम का जो मास है उसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 बराबर हिस्से कर दो, एक हिस्सा 1 AMU हुआ तो 12 हिस्से 12 AMU हो गए। कितना सिंपल सा गणित है। और ये कौन सी क्लास का गणित है, ये तब का गणित है जब हमने पहली बार डिवीजन सीखा था। ये तब का गणित है जब हमने पहली बार ये इस तरह से रेशियो निकालने सीखे थे, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, उस क्लासेस में हम लोगों ने ये चीजें सीखी हैं। अगर फील नहीं किया है तो अब करो, क्योंकि यही रेशियोज हमें पूरे निरंतर केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर यूज करने हैं। इसे कहते हैं यूनिटी मेथड, ठीक है। नाम याद रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, ये भावना आपके साथ जुड़ी रहनी चाहिए, और ये भावना काफी इजी है, तो आपको वो समझ आ ही गई होगी, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया। अब जब तक मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हमने इसका मास ग्राम में नहीं निकाल लिया था, तब तक हमें 1 AMU का मास नहीं पता चला था, ठीक है। लेकिन जब हमने निकाल लिया मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से, कार्बन 12 एटम का मास ग्राम में निकाल लिया, तो उसके बाद 1 AMU का मास क्या निकल कर आया था, 1.66065 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। 23 नहीं था, 24 था, 24 ग्राम निकल कर आया, ठीक है। ये आ गया था आपका 1 AMU का मास ग्राम के अंदर, ठीक है।
अब ये तो हुई वो बात जो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं कि एक एमयू का मास ग्राम में कितना है। लेकिन अब इसी कॉन्सेप्ट की मदद से ह्यूमंस ने, उस टाइम पे वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन ने सोचना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हम इसी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, यहां पर इस चीज को सोचना, हमारा टारगेट क्या है, हम सोच किसके बारे में, नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं। जैसे एक डजन 12 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा थॉट प्रोसेस इस समय नंबर्स में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड लेंगे। और अब उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, हम जो लैब के अंदर ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर रहते हुए किन चीजों को इजीली कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं, ग्राम में मेजर कर सकते हैं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए, मिलीग्राम में होता तो हमारे पास एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट ग्राम में हम लोग ऐसी मशीनरीज बना चुके हैं कि हम ग्राम में बहुत अच्छे से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि कार्बन 12 एटम है, उसका 12 एएमयू स्टैंडर्ड मास है। ठीक है, तो हमने कहा कि कार्बन 12 एटम के 12 ग्राम हम 12 ग्राम इजीली निकाल सकते हैं, और इतना ऐसे निकाल सकते हैं कि हाँ वो नियरली 12 ग्राम के इक्वल हो। लेकिन अगर मुझे 12 मिलीग्राम लेना हो तो वो इतना कम हो जाएगा मेरे लिए कि उतना लेना, मतलब सिर्फ 12 मिलीग्राम कार्बन लेना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर मैं 12 केजी से स्टैंडर्ड बनाता हूं तो 12 केजी बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी। सो 12 ग्राम को हमने एज अ स्टैंडर्ड चूज किया कि 12 ग्राम लैब में कैलकुलेट करने के लिए, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सफिशियंट और लेस एरर के साथ। एरर तो हमेशा आता है, लॉजिक हमेशा दिमाग में रखना, आप एग्जैक्ट 12 ग्राम कभी भी नहीं उठा पाओगे, हर चीज को फील करते हुए चलो। तो 12 ग्राम के साथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं जिसमें एरर बहुत कम रहेगा, मतलब वो 12.0001 तक, हम यहां तक हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, वो जो पॉइंट के बाद 2 जीरो आए या 3 जीरो आए, उससे जो हमारा एरर है वो नेग्लिजिबल है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, और अब ये कैलकुलेट करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर, कार्बन 12 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो हम, हमारा टारगेट क्या है, नंबर्स को फाइंड करना। तो हमने कहा जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, और उसी को फिर हमने आगे चल के नाम दिया मोल। हमने कहा उसको मोल, जैसे डजन 12 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 12 ग्राम एटम में जितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उस नंबर को हम कहेंगे 1 मोल। ऐसा हमने सोचा। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज है आपके लिए इन नंबर ऑफ एटम्स को ढूंढना। ठीक है, इन नंबर ऑफ एटम्स को ढूंढना, जो कि एक चैलेंज है, जो कि बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। किसके बाद, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बाद। कैसे, क्योंकि जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई थी तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया था, आपने कैलकुलेट कर लिया था मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो भाई 12 ग्राम एटम में, 12 ग्राम एटम में अगर आप मास ऑफ कार्बन 12 सिंगल एटम से अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर n है, उसमें मैं मल्टीप्लाई करूं मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो वो किसके बराबर है, 12 ग्राम के बराबर है। तो n आपको चाहिए, इससे डिवाइड कर दो, काम खत्म। बेसिक मैथमेटिक्स, 6 7 ग्रेड की मैथमेटिक्स, उसकी मदद से हम कितनी नई फाइंडिंग्स कर रहे हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फिजिक्स में नेचर को समझ के इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान दिया, उसने हमको मास निकलवाया। और बेसिक मैथमेटिक्स की मदद से नेचर से कम्युनिकेट करके आज हम नंबर ऑफ एटम्स को ढूंढ पा रहे हैं। और यहां पर वो जो वैल्यू निकल कर आई, वो निकल कर आई 6.0221357 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और इसी को हमने कहा कि आज से ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे 1 मोल। इसका सिंपली मतलब एक डजन की तरह हुआ, एक डजन में 12 की क्वांटिटी, तो एक मोल में इतने नंबर की क्वांटिटी, 1 मोल एटम। ठीक है, 1 मोल आयरन, यानी कि 6.0221357 मल्टीप्लाई 10⁻23। देखो ये बिलियन के भी बिलियन से आगे जा रहा है। कितना नंबर आ रहा है, अगर आप 10⁻23 है तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे 602211357, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो चुके हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। ठीक है, 1 मोल आयरन के अंदर, 1 मोल ऑक्सीजन एटम यानी कि O2 एटम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने ह्यूमन बीइंग आएंगे, इतने ह्यूमन बीइंग आएंगे। सो जस्ट एक स्टैंडर्ड बन गया, और स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड का ही यूज किया, कार्बन 12 एटम का ही। जिसके लिए क्या किया हमने, एक ऐसा मास चूज किया, हम केजी भी चूज कर सकते थे, हम मिलीग्राम भी चूज कर सकते थे, हम माइक्रोग्राम भी चूज कर सकते थे, ये चॉइस कंप्लीटली हमारे ऊपर है। लेकिन लैब में मेजरमेंट करने के लिए कौन सी क्वांटिटी हमारे लिए बेस्ट है, 12 केजी के साथ रिएक्शन करना बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई, 12 मिलीग्राम के साथ ये मतलब केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना, देखना बहुत कम क्वांटिटी हो गई। 12 ग्राम ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी आती है, इसलिए हमने इस चीज को स्टैंडर्ड लिया।
ठीक है। अब इससे और ये भी है कि हमने कार्बन को चूज करने के पीछे एक और रीजन बनता है। देखो, थॉट प्रोसेस जानना है हमें, हमें सोचना सीखना है पढ़ाई के जरिए। हम यहाँ पर ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, हम यूरेनियम का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कार्बन को क्यों किया? एक तो कार्बन लाइट है, ठीक है, वो हल्का है, ठीक है, उससे पहले बहुत ही कम एटम्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, आपका ये बेरिलियम हो गया, इस तरह के एटम्स आते हैं। तो जो कार्बन है वो आपके पीरियोडिक टेबल में या मास के टेबल में अगर आप देखोगे तो बहुत ऊपर लाई करता है, ठीक है। उसमें आपके कितने प्रोटॉन्स होते हैं? बेसिक जो हमने सीखा है 6 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि उससे पहले सिर्फ 5 ऐसे एटम्स होंगे जो उससे हल्के होंगे। तो नियर बाई मासेस हैं, तो कैलकुलेशन में हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क तो नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब भावनाएं मैं समझाना चाह रहा हूं पहले कि ये जो मासेस हैं कार्बन 12 से हल्के हैं, ठीक है। तो इनमें जब आप मासेस कैलकुलेट करोगे तो 12 ग्राम, मतलब 1 मोल अगर उनका एटम लोगे तो 12 ग्राम से कम आएंगे, ऑब्वियसली कम आएंगे, ठीक है। लेकिन इतने भी कम नहीं आएंगे क्योंकि क्वांटिटी बहुत लो है। इतने भी कम नहीं आएंगे कि आप लैब में मेजर ना कर पाओ। और उसके नीचे के सारे एटम्स जो हैं अगर उनका 1 मोल लोगे तो 12 ग्राम से ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उनका मास कार्बन से ज्यादा है। और सारे ऑलमोस्ट 98% एटम्स जो हैं वो कार्बन 12 से हैवी है। तो वो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी जो 12 ग्राम से ज्यादा होगी, मेजर करना इजी है। कार्बन के ऊपर जो हल्के आइटम्स हैं वो भी कितने आ जाएंगे, कोई 10 ग्राम आ जाए, कोई 8 ग्राम आ जाए, कोई हाइड्रोजन आपको जाते जाते मान के चलो 1 ग्राम के आसपास आएगा, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। हाइड्रोजन 1 ग्राम पे लाई कर रहा है, इजीली कैलकुलेट किया, सॉरी मेजर किया जा सकता है, कैलकुलेट नहीं मेजर किया जा सकता है। तो सब हमारे मेजरिंग रेंज में है। वही अगर हम आयरन को लेते तो ऊपर बहुत सारी संख्या आ जाती, जो कि ऐसा होता कि कुछ चीजें तो मेजरमेंट रेंज में आती लेकिन कुछ चीजें मेजरमेंट रेंज के बाहर चली जाती क्योंकि वो बहुत हल्की हो जाती। जैसे आयरन को स्टैंडर्ड लेते हैं, हम कहते हैं कि यार 10 ग्राम आयरन में कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम आयरन के अंदर हमने 10 ग्राम मेजर कर सकते हैं, 10 ग्राम के अंदर कोई नंबर आता, तो अब आयरन के हिसाब से हमने उस नंबर को अगर मोल मान लिया है तो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेते तो वो मिलीग्राम में आना स्टार्ट कर देता, जिसको हमें मेजर करना या उसको लैब के अंदर टेस्ट करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता। थॉट प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं है कि आपने याद कर लिया 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। हर चीज के पीछे एक सोच छुपी होती है, हमें उस सोच को समझना है। तो सोच ये है, कार्बन 12 को लेने के पीछे ओल्ड स्टैंडर्ड भी है और एक नया थॉट प्रोसेस भी है, ठीक है। इन्हीं थॉट प्रोसेसेस के जरिए एक वैज्ञानिक ऐसे नहीं होता है कि एक लैब में बैठा है, चल भाई आज मैं ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बना देता हूं, आज मैं कार्बन को स्टैंडर्ड बना देता हूं, कल आयरन को बना देंगे, नहीं। हर चीज के पीछे एक रीजन है, ठीक है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड्स बनते हैं और बहुत सोच समझ के बनते हैं। तो हमें यहां पर मोल कॉन्सेप्ट आ गया। अभी भी अब देखा जाए टेक्निकली अगर हम बुक फॉर्मेट में बढ़ते हैं तो चलो भाई मोल कॉन्सेप्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम कौन है? हम स्टूडेंट्स हैं, हमें सीखना है। क्यों सीखना है? अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। हम अगर थिंकर नहीं बनेंगे तो हम ह्यूमैनिटी इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमैनिटी इवॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इस ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है अगर हमें सिर्फ काम ही करना है जिंदगी भर। तो सोचते हैं। देखो, एक कहने की बात है कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम सिर्फ उतना ही समझने की कोशिश करते हैं जितना हमें दिया जा रहा है। उससे ज्यादा अगर हम सोचेंगे तो हमें वो पूरा समझ आएगा, क्योंकि वो सिर्फ इतना नहीं है, उसके साथ बहुत सी चीजें आगे जुड़ी हुई हैं, आज भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं आती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए। अब हमने एरर पढ़ा है, लेकिन हम एरर के साथ इसको सोचेंगे नहीं सोचेंगे। एरर अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। तो आपने चीजों को जोड़ना नहीं सीखा तो फिर क्या होता है, जब आप कोई मान लो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है, मल्टीपल चीजों को जोड़कर एक क्वेश्चन बना दिया है, बट हमने जोड़कर सोचना ही नहीं सीखा है। जब सोचना नहीं सीखा तो ब्रेन को उसकी हैबिट नहीं है। जब ब्रेन को उसकी हैबिट नहीं है तो वो एक ही रिस्पॉन्स देगा आपको, वो बोलेगा इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और जब वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आप कहोगे ये मुश्किल है, नहीं हो सकता है, मैंने बड़ी मेहनत करी है। मेहनत, अब यहां पर खुद से सोचो, इतनी मेहनत कर ही रहे हो, ठीक है, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मेहनत करो राइट डायरेक्शन में, और वो क्या है, सोचने पे। आपने अगर एरर पढ़े हैं तो क्यों पढ़े हैं, ठीक है, पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर वो सिर्फ हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही रहने वाला है, कहीं हम यूज नहीं करने वाले हैं। लैब में यूज करेंगे बट वो तो लैब मैनुअल है, बस हमें लिखनी है। और मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया का हाल मैं जानता हूं, बस किसी सीनियर की लैब मैनुअल उठा के उसी को लिख लिख के बस नंबर लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। एक तो नंबर के माया जाल में फंस के, नंबर जो आपके पोटेंशियल को बता सकते हैं ना, आज के टाइम पे नंबर आपके पोटेंशियल को नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप कितने कितने नए नए वेज में चीट करके नंबर ला सकते हो। एक तरीके की चीटिंग है ही है ये, और ये किसी और के साथ चीटिंग नहीं है, ये हमारे अपने साथ चीटिंग है। अगर मैं लैब के अंदर जाके चीजों को ऑब्जर्व नहीं करता हूं और ऑब्जर्व करके नहीं सीखता हूं तो उस लैब में जाने का कोई फायदा नहीं है। और अगर ऐसा काम स्कूल आपको नहीं देता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, तो ये बात याद रखो आपके सराउंडिंग में सब कुछ एक लेबोरेटरी ही है, ठीक है, वो लैब ही है, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, आप नेचर को पढ़ रहे हो। अगर आप नेचर को पढ़ रहे हो तो सब कुछ एक लैब है। आप उसको लैब के नजरिए से देखना तो स्टार्ट करो। लैब सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर टेस्ट ट्यूब में केमिकल डाल के हिलाना नहीं होता है, सब कुछ लैब है। केमिकल रिएक्शन चाहिए, घर के अंदर खाना बन रहा है, आप खाना खा रहे हो, पच रहा है, आपके पेट में एसिड है, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, सब कुछ केमिकल रिएक्शन ही तो है। मोशन देख रहे हो, सब जगह दिख रहा है मोशन, ठीक है। मैग्नेटिज्म देखना है, कितने मैग्नेट्स खिलौनों के अंदर आते हैं, अर्थ आपकी खुद ब खुद एक मैग्नेट है। ग्रेविटेशन देखना है, अर्थ पे ही तो खड़े हो, ग्रेविटी का ही तो
अनुभव ले रहे हो, मैथमेटिक्स देखना है, हर चीज को नंबर्स के साथ एसोसिएट करो, उनके फ्लो को देखो, मैथमेटिक्स आप सीखना स्टार्ट कर दोगे। सोच के देखो, सारी आपकी कामयाबी जो है ना वो आपके थॉट प्रोसेस में छुपी हुई है। आप सोचते कैसे हो, आप एक रेस में दौड़ना शुरू कर दे रहे हो बिना ये जाने, क्योंकि सारी दुनिया दौड़ रही है। अगर सारी दुनिया दौड़ रही है तो सारी दुनिया तो कामयाब नहीं हो रही ना। तो सारी दुनिया अगर कामयाब नहीं हो रही तो इस रेस में दौड़ने का क्या मतलब है? सिंपल सा लॉजिक है कि मुझे कामयाब बनना है तो मैं सोचूं कि उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए। क्या साइंस सच में हार्ड है? दुनिया आज के टाइम पे ना, मैं कुछ वीडियोस अब क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता हूँ यूट्यूब पर, मुझे नजर आता है पीपल आर सेइंग दैट जेई टफ, जेई एडवांस टफ, दे आर नॉट। वो नहीं है, ये सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है। बिकॉज हम हमारे एक सिस्टम ने भी ना इन चीजों को सही से एक्सप्लोर नहीं किया है। हम इसको टूटे फूटे वे में आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज वाई ये टफ है। आप लोगों को तो सुनना है हमसे, तब आपको समझ आता है कि हाँ क्या करना है, लेकिन हम ही लोगों ने उसे टफ मान लिया है तो वो टफ तो रहेगा ही। तो आपको यहां पर ये बात समझनी है कि जेई टफ नहीं है, साइंस टफ नहीं है, सब चीजें सोच समझ के की गई हैं। और वो भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, वो सोच सकते हैं तो मैं भी सोच सकता हूं। और ये इतना ही आसान है जितना आसान हमारी आम जिंदगी में हम डे टू डे लाइफ में टास्क करते हैं, उतना ही आसान है। ठीक है, अब देखो इसे हम एरर के नजरिए से देखते हैं और सही क्वेश्चन पुट करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन पुट करने की बात यह है कि यार अगर मैं देखूं यहां से लेकर यहां तक मैंने सिर्फ 0 0 0 रखा है, क्या इतना बड़ा वो हो सकता है मेरे साथ इत्तेफाक कि यहां पर सिर्फ 0 0 ही आए? ये भी तो हो सकता है कि भाई मैं एज अ ह्यूमन एक लिमिटेड लेवल तक कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो उस लिमिटेड लेवल तक कैलकुलेशन की वजह से यहां की इतने प्रिसाइज कैलकुलेशन में नहीं कर पाया, तो मैंने अज्यूम किया कि यार यहाँ के जो नंबर्स हैं वो मेरे को नहीं पता है। तो क्या 12 ग्राम कार्बन एटम के अंदर इतने ही 12 ग्राम कार्बन के अंदर इतने ही एटम्स हैं? नहीं, हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर कुछ नंबर्स हो जो कि हम मिस कर गए। हो सकता है कि यहाँ से वो कम हो, माइनस में हो, वो भी हम मिस कर गए, यानी कि प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है इस नंबर पे यहाँ पर 9 हो, यहाँ पर 8 हो, यहाँ 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से कोई नंबर हो, या फिर 9 9 9 9 9 9 हो, भी हो सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सब जगह 9 9 9 9 9 आ जाए। ठीक है, तो अब हमने कहा कि यार मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो हम भाई 0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में तो हम नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारी कैलकुलेशन आई है माइनस में नहीं जाएंगे, वो मैंने गलत लाइन बोल दिया। ठीक है, मिनिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो अब हम ये चूज करें या ये चूज करें? ठीक है, सब जगह 9 9 9 9 लगा दिया। ठीक है, तो हमने कहा कि यार देखो, कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हम अपनी नीड के हिसाब से करते हैं, या मेजरमेंट हमें क्या चाहिए? 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन चाहिए, या फिर 16 ग्राम ऑक्सीजन, जो कि अभी हम समझ जाएंगे, या 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, जितने भी ग्राम चाहिए, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो ये नंबर तो हमने फिक्स कर लिया कि भाई इतना तो हमने प्रिसाइज कैलकुलेशन कर लिया है, बट ये अनप्रिसाइज है। तो एक तरीके से देखा जाए ये सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, यहाँ के नंबर्स जो कुछ भी हम लिखते हैं। तो ठीक है, इनसिग्निफिकेंट नंबर में ये चूज करें, ये चूज करें, तो ऑटोमेटिकली आया कि अगर मैं हर जगह 9999 लगा देता हूं तो ये कितना सिग्निफिकेंट है कंपेयर टू 12 ग्राम। 12 ग्राम एटम में इसकी मौजूदगी कितनी सिग्निफिकेंस लेकर आती है। तो अब आप इसको मैथमेटिक्स के जरिए देखो। अगर मैं 1 रखता हूं, 1 के सामने, ठीक है, 1 के सामने 10 रखता हूं, तो अगर मैं इनके साइजेस को कंपेयर करूं, मैथमेटिकली बात करेंगे नेचर से, तो ये इससे 10 टाइम्स बड़ा है। और वही मैं 100 करूं तो वो 100 टाइम्स बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर एक और जीरो लगा दूं तो 1000 टाइम्स बड़ा हो जाता है। पॉइंट को सोचो, तो यहां पर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका मास अगर मैं m ले लेता हूं, ये जो 9999 लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो 99 मैंने 16 बार लिखा हुआ है, इसके मास को मैं m ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर यही नंबर रखता हूं और उसके सामने 7 लगा देता हूं। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये 70 टाइम्स इससे बड़ा हो गया, क्योंकि 7 के बाद यहां पे 0 0 लगा दो। ठीक है, वैसे 9 है, लेस देन 70 टाइम्स हो गया, लेकिन आप एक मोटा मोटा लेके चलो 70 टाइम्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो सिंपली 10 टाइम्स बड़ा हो गया, जैसे 1 के सामने 10 था ना, 10 टाइम्स बड़ा हो गया। ठीक है, अब 10 टाइम बड़ा हुआ और 5 लगाया तो 100 टाइम बड़ा हुआ, 1000 टाइम, 2000 सॉरी 10,000 टाइम, माफ करना, 1 लाख टाइम, 10 लाख टाइम, 1 करोड़ टाइम, 10 करोड़ टाइम, 60 करोड़ 22 लाख नहीं सॉरी 6 करोड़ 2 लाख 21,357 टाइम्स इस मास के सामने वो मास बड़ा है। ठीक है, तो हम सिंपल लिख लेते हैं 6 करोड़ टाइम्स वो इस m से बिगर है। ठीक है, तो अब देखो इस नंबर में नियर बाई 12 ग्राम आएगा। ठीक है, और इस नंबर में जो मास आएगा वो 12 ग्राम का 6 करोड़ गुना छोटा होना चाहिए। तो यानी कि इसकी सिग्निफिकेंस ना के बराबर हो गई। तो हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया और 0 0 0 0 यहां पर रख लिया।
छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी बातें हम सीख सकते हैं। बड़ी इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत टफ टॉपिक है, बड़ी इसलिए कि हम अधूरा ज्ञान नहीं ले रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि चलो इसकी नीड भी नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन सोचना तो सीख रहा है। और पढ़ाई का असली महत्व क्या है? आप सोचना सीखो। अगर साइंस ली है, फ्यूचर में वैज्ञानिक, इंजीनियर, इनोवेटर, क्रिएटर यही बनना चाहते होगे तभी तो ली है। तो अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो हम ये बन ही नहीं सकते हैं, और अगर बन ही नहीं सकते हैं तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है? छोड़ दो इसको। सिंपल सा लॉजिक। ये आप अपने आप से पूछ रहे हो, मैंने आपसे नहीं पूछा है, ये आप अपने आप से पूछ रहे हो। तो इस नंबर का सिग्निफिकेंस 12 ग्राम के अंदर ये है कि 12 ग्राम में कितने एटम्स आ सकते हैं, नियर बाई लेना है। हमने कहा इतने ले लो, इसको स्टैंडर्ड बना दो, क्योंकि इतने में आपको 12 ग्राम के इतने करीब की वैल्यू मिल जाएगी ना कि आप उसको 12 ग्राम अज्यूम करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, बस काम खत्म। और ये बन गया आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो एक मोल के अंदर आपके कितने एटम्स होते हैं? तो ये नंबर होता है 6.022, और इसको भी आप 1357 को हटा दो, हम इतना ही अपनी प्रेजेंट लेवल पर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ गया मेरे पास मोल कॉन्सेप्ट, यहां पर हमारा हो जाता है, और वो ये है कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे। तो 1 मोल के अंदर, एक मोल के अंदर हमने डिस्कवर किया कार्बन 12 एटम की मदद से कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ, ठीक है, एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी खुद से सोचो, ऐसा यूनिट होगी? नंबर की कोई ऐसा यूनिट होती है? नहीं होती है। सो 1 मोल इज रिप्रेजेंटिंग, सिर्फ इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को एज अ स्टैंडर्ड हम पूरी दुनिया में यूज कर रहे हैं। अब एक मजेदार चीज, ऐसे कार्बन 12 को ही हमने स्टैंडर्ड लिया, इससे हमें एक और बेनिफिट मिला। वो ये मिला कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट 15.995 होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात, सॉरी ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, माफ करना। ठीक है, लेकिन हम 16 ले लेते हैं। 16 AMU है। ठीक है, कितना है? 16 AMU है। अब मैंने अभी इस पार्ट को शुरू करने से पहले AMU को बताया था ना, वहां से अब कनेक्शन आना शुरू होगा। देखो, बहुत सिंपल सा समीकरण है, बस समझना। ठीक है, 16 AMU होता है। और अब मजेदार बात क्या आएगी कि एक मोल ऑक्सीजन एटम अगर आप लोगे ना, तो उसका मास आएगा 16 ग्राम। ठीक है, कनेक्शन देख रहे हो? एक एटम का मास AMU में 16 है। ठीक है, और एक मोल ऑक्सीजन का मास, ठीक है, आपका 16 ग्राम है। यहां यूनिट AMU है, यहां ग्राम है। ठीक है, 1 एटम का मास इन एटॉमिक मास यूनिट ये रहा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास ये रहा। अब क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन का मास आप बता रहे हो, तो इसको बस हम बोल देते हैं, मोल है तो मोलर, और मास है तो मोलर मास। हो गया, कोई बड़ी चीज है? हम सोचते हो मोलर मास निकालना है, क्या है ये मोलर मास? 1 मोल का जो मास है उसको आप मोलर मास कहते हो। अब ये इत्तेफाक कैसे हुआ? ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है 1.008, तो मैं यहां पर वही लिख देता हूं 1.008 AMU। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का जो मास होगा वो होगा 1.008 ग्राम। बड़ा ही सही समीकरण निकल कर आ रहा है। ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, यानी कि अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट पता है तो उसका मोलर मास निकाल सकते हो, बस AMU को रिप्लेस कर दो ग्राम के साथ। ठीक है, क्या टॉपिक खत्म हुआ? नहीं, टॉपिक तो अभी शुरू हुआ। ऐसा क्यों? AMU की जगह ग्राम, इतना सही समीकरण कैसे आ रहा है कि अगर ये भी 1.008 है तो ये भी 1.008 है? इसका जवाब छुपा हुआ है आपकी ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन में। और वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम यहां पर जानते हैं 1 AMU का मास इज मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एक एटम का मास, एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। सिंपल। अब यहां पर आते हैं 1 मोल, ये नंबर हमने कैसे कैलकुलेट किया? 12 ग्राम। ठीक है, ये भी ग्राम के अंदर है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन ग्राम। ठीक है, अब जरा आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो। मैंने कहा ना, जवाब हमारी ऑब्जर्वेशन में छुपा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? 12 क्या है? नंबर है। 12 क्या है? नंबर है। तो यहां पर आप इस चीज को देखो, सिर्फ इन चीजों के नंबर्स को देखो भाई। मास ऑफ कार्बन 12 एटम का एक नंबर आएगा, उसके पीछे ग्राम लगा हुआ है। ठीक है, इस नंबर को देखो, MC12 एक नंबर है, डिवाइडेड बाई 12। और यहां पर फिर इस नंबर को देखो, सिर्फ नंबर्स को देखो। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन 12 का नंबर, जो यहां नंबर है वही नंबर तो यहां भी होगा। यहां पे डिनोमिनेटर में 12 है, यहां न्यूमरेटर में 12 है। तो नंबर वाइज यूनिट के हिसाब से तो ये दोनों अलग हैं, बट न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पर मैं ये वर्ड बोल सकता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको यहां क्या देखने को मिलेगा कि 1 AMU की, मैं यहां ब्रैकेट लिख के NV लिख देता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू 1/1 मोल की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं। ऑब्जर्वेशन, 1 AMU इज नॉट इक्वल टू 1/1 मोल, लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। क्योंकि कैलकुलेशन में देखोगे तो मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाई 12, यूनिट बाद में लगानी है, क्योंकि यूनिट में कैलकुलेशन थोड़ी करते, यूनिट तो बाद में लगाओगे। और यहां पर क्या? 12 अपॉन में MC12, सो न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है? ऑब्जर्वेशन।
द राइट वे ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्वेशन। और ये अगर हम खुद करना सीख जाएं तो बन गए हम क्या, सेल्फ लर्नर। ठीक है, सो देखो इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये फाइंडिंग करी, और अब इस फाइंडिंग से हम बढ़ते हैं अगली फाइंडिंग की तरफ, ऑक्सीजन एटम की तरफ बढ़ते हैं अपनी अगली ऑब्जर्वेशन के लिए। तो भाई ऑक्सीजन एटम है मेरे पास, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा मास ऑफ ऑक्सीजन, ये एम नॉट नहीं है, मास ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ग्राम। ठीक है, ये लिखता हूं मैं। तो अब देखो सिंपल हम कहते हैं मोलर मास, एम एम लिख दिया, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एम एम से रिप्रेजेंट किया। ये हमारे ऊपर ही तो है, हम ह्यूमंस सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े। ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिंपल, एक एटम का मास इतना है, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल क्या आ जाएगा, एक का मास इतना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 एटम्स का मास आ गया, 20 से मल्टीप्लाई कर दो 20 का मास आ गया, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास आ गया, काम खत्म। ठीक है, तो एक मोल का मास यहां पर इतना आता है। अब यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन को देखते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन ये किसमें है, ये ग्राम में है। ये किसमें है, ये ग्राम में है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, मैं ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेशन के तहत मैंने यहां पर क्या किया, इस मास को इस तरह से लिखा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि देखो मैं किस ज्ञान को प्रोसेस कर सकता हूं, जो मेरे पास है, जो मैंने सीखा ही नहीं है उसको तो मैं प्रोसेस कर ही नहीं सकता हूं। ये मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम है, मैंने इसको ऐसे लिखा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी ओ लिखना है यहां पर, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाई 1 एएमयू का मास इन ग्राम। इससे क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, इसका मास मान लो 16 एएमयू है, तो 1 एएमयू जो ग्राम में है तो जस्ट आप उसको वहां पे लिख दो। ठीक है, आप उसको वहां पे मल्टीप्लाई कर दो उससे, और आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जस्ट हमने यही लिखा और कुछ नहीं। ठीक है, और अब देखो यहां पर ये क्या बन गया, 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 मल्टीप्लाई मास ऑफ ऑक्सीजन इन एएमयू। ठीक है, मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 एएमयू। ठीक है, ये एएमयू यूनिट में नहीं आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए है इन ग्राम। ठीक है, इन ग्राम आ गया। अब 1 एएमयू जो है वो एम सी बटा एम, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई 12 है, और 1 मोल क्या है, 12 बटे में एम सी 12 है। यानी कि अगर ये दोनों के रेसिप्रोकल हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 एएमयू को 1 मोल से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा 1। और वो 1 किसमें होगा, ये भी देख लेते हैं। एम सी 12 ग्राम में है, डिवाइडेड बाई 12, ये मैंने 1 एएमयू लिखा, मल्टीप्लाई 1 मोल करते हैं 12 ग्राम डिवाइडेड बाई एम सी बटा 12। ठीक है, ग्राम के अंदर इस ग्राम से ये ग्राम गया, 12 से 12 गया, बचा क्या, सिर्फ 1 ग्राम। दैट्स इट। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से इसका जो मास है, जब आप लिखोगे 1.66065 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, ठीक है, ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ऐसे कह सकते हो आप, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे, 1 ग्राम आंसर देंगे। और यहां पर आपका मास का जो मास एटॉमिक मास यूनिट में, इसका वैल्यू क्या आएगा, 16। ठीक है, और यहां रिजल्ट में बचेगा क्या, सिर्फ ग्राम बचेगा, 16 ग्राम विल बी योर रिजल्ट। और हमने इसको मैथमेटिकली ऑब्जर्व कर लिया, एक ट्रिक नहीं बनाई कि एएमयू मास के पीछे ग्राम लगा दो काम हो गया, नहीं, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया तो सेटिस्फैक्शन मिलती है, उस भावना के साथ कनेक्ट होते हैं, हम सोचते हैं, जब हम सोचते हैं तो ही हम सीखते हैं, तो ही तो हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करेंगे, वो सोचना सीखेंगे। और जब आप किसी नई चीजों के लिए खुद से चैलेंज उठाओगे कि ये चीज आज तक ढूंढी नहीं गई है, मुझे ढूंढनी है, तो आपकी ये सोचने की हैबिट ही वहां पर काम आएगी। ठीक है, सो देखो 16 ग्राम आ गया। इसलिए अगर किसी का मोलर मास निकालना है और उसका आपको एटॉमिक मास यूनिट वाला मास, यूनिफाइड मास या यू कह लो, वो पता है, ठीक है, तो आपका काम यहां पर हो गया। जैसे कि हम ये कह सकते हैं, अब सारे मासेस तो याद नहीं रहते, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर से फॉर एग्जांपल यहां पर है मेरे पास क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का, नहीं क्लोरीन का भी नहीं लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको। ठीक है, H2O का तो पता ही है मुझे, मैं H2O का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, 2 और 16 18। ठीक है, H2O का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट वाला 18 AMU। ठीक है, सो मोलर मास ऑफ H2O क्या होगा मेरे पास, 18 ग्राम, काम खत्म। ठीक है, ये काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन काम आती है ज्ञान की प्राप्ति में। अब आप डिसाइड करो भाई, ज्ञानी इंसान ही कामयाब होगा ना, मार्क्स वाला इंसान तो नहीं होगा। और ज्ञानी इंसान के पास ज्ञान आया, और भाई ज्ञान है तो यही तो करोगे, ऐसा तो है नहीं कि ज्ञान इसका लिया करोगे कुछ और तो मार्क्स भी आ जाएंगे। सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे, ज्ञानी नहीं बने, ज्ञान के पीछे भागे, ज्ञानी भी बने, मार्क्स भी आ गए। तो दोनों इसमें आपका डबल बेनिफिट है। और इस केस में जब आप मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी हैबिट बन रही है मार्क्स के जरिए अपने आप को ये जज करने की कि कितना प्रतिशत ज्ञान आपने लिया है। अगर मेरे पास 100 नंबर का पेपर आता है फुल सिलेबस का, मान लो,
और मेरे 70 नंबर आते हैं, तो इसका मतलब मैंने 70% ज्ञान हासिल किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पास हो गया, इसका मतलब ये है, सिंपली सोचो, पास फेल तो वो सिस्टम का पार्ट है। आप ऐसे सोचो कि अभी 30% ज्ञान लेना बाकी है। ऐसे नंबरों का आकलन करो, यही आपको करना भी चाहिए। ठीक है, चलो तो भाई यहाँ पर देखो मोल कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब ये सारे पार्ट्स बड़े इजी इजी से हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत सही से समझ आया होगा। और अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, अभी 70% निकाला था, उसी से समझ आ ही गया होगा, क्योंकि सोचना तो अब आपने शुरू किया ही होगा। ठीक है, तो सोच के देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है, CO2 है मेरे पास। अब इसमें से कार्बन का कितना प्रतिशत है, टोटल इसका मास निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 16 और 12 32 को ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, AMU में। तो इसका मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम। ठीक है, और इसमें एक मोल में कितने ग्राम कार्बन आएंगे 12 ग्राम। ठीक है, एक मोल में ऑक्सीजन कितने आएंगे 32 ग्राम। ठीक है, तो सिंपली परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट कर रहा है। उस 44 ग्राम के अंदर कितना प्रतिशत कार्बन का मास है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन का मास है डिवाइडेड बाई 44 ग्राम टोटल मास है, मल्टीप्लाई 100। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस करते थे वही चीज है, ग्राम से ग्राम गया और यहाँ पे परसेंटेज निकालो 6 22 3 11। ठीक है, तो ये हो गया 300/11% आपका कार्बन का वेटेज है। ठीक है, कार्बन का वेटेज है CO2 के अंदर। उसी तरीके से ऑक्सीजन का निकाल लो, 32 ग्राम डिवाइडेड बाई 44 ग्राम मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ग्राम से ग्राम गया, ये 16 ये 22 ये 8 ये 11। ठीक है, बस तो ये 800/11% आ गया। ठीक है, अब अगर इन दोनों को जोड़ोगे ऑब्वियसली आपका क्या आना चाहिए, आपका ये 100 आना चाहिए। तो ये कार्बन का परसेंटेज, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो भाई डिनोमिनेटर सेम है, 300 प्लस 800 करेंगे 1100/11%, ये यहां पर हो जाएगा 100। आ गया 100%। ये रहा आपका परसेंटेज कंपोजिशन कंप्लीट, यही है और कुछ नहीं है। तो क्या बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात आएगी। CH2Cl दे दिया होगा आपको, ठीक है, उसके अंदर कार्बन का मोलर मास, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, इट मींस मोलर मास का डेटा हमें नीडेड है। ऑटोमेटिकली पढ़ते पढ़ते हमें पता चल रहा है क्या नीडेड है, और ये हमें रटना नहीं है। क्वेश्चंस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, सामने लिख लो इनके मास, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में फीड हो जाएगा, अलग से टाइम देके इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप सीख रहे हो, अभी सीख रहे हो, अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो, इसलिए इतना स्ट्रेस्ड आउट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पड़ाव की, इंपेरिकल फॉर्मूला। पहले तो इसका मतलब समझते हैं और बोर्ड पे थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला, नाम से लगता है कुछ तगड़ी सी चीज होगी, नहीं। जब आपके पास किसी चीज की इंफॉर्मेशन, ठीक है, पहले से नहीं है और आपके पास ऑब्जर्व्ड डेटा है, ऑब्जर्व्ड डेटा है, उस डेटा के बेसिस पर आप उस कंपाउंड का फॉर्मूला डिस्कवर करते हो, ढूंढते हो, तो उस प्रोसेस में हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं उसे। जैसे कि मान लो मेरे पास एक मटेरियल है जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दैट आई नो, ये मुझे पता है कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, लेकिन ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, या इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे पास एक डेटाबेस है। अब वो डेटाबेस के बेसिस पर मैं उसका केमिकल फॉर्मूला डिस्कवर करूंगा। जब अमूमन हम लोग डेराइव बोल देते हैं, लेकिन मैं डेराइव वर्ड से बचना प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये पता नहीं, एक मुझे ऐसा लगता है कि हैबिट बना देता है कि हर चीज डेरिवेशन है। नहीं, साइंस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी, तो हमें डिस्कवरी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। सो वो केमिकल फॉर्मूला हमें पता नहीं है, लेकिन हमने लैब के अंदर उसको ऑब्जर्व किया, उसके मासेस को कैलकुलेट किया, उन मासेस के बेसिस पर हम उसके केमिकल फार्मूला तक पहुंचेंगे, और वो पहुंचने के प्रोसेस को ही हम लोग इंपेरिकल, उससे जो फार्मूला निकल कर आएगा उसे हम इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे कि अब डेटा तो ऐसे तो हमें पता नहीं, अब यहाँ पर हमें डेटा लैब से जो डेटा आते हैं वही लेने हैं, तो आपके एनसीईआरटी से ही मैं वो डेटा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंपेरिकल फार्मूला वाले में ही जो डेटा दिया हुआ है, अगर उसको देखें, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कार्बन है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, कार्बन है 24.27%, ठीक है, हाइड्रोजन है 4.07 और क्लोरीन है आपके पास 71.65% बाई मास। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन यहाँ पर ये कैसे पता चली, लैब में ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक ऑब्जर्व्ड डेटा है, क्या है, एक ऑब्जर्व्ड डेटा है। ठीक है, और मुझे ये नहीं पता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और फिर हमने जो उसका कंपाउंड बना हुआ है उसका मोलर मास निकाला है, मतलब एक मोल लिया और उसका मास निकाला, तो हमें पता चला कि उसका मोलर मास है 98.96 ग्राम। ठीक है, 98.96 ग्राम है। तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो मेजरमेंट के जरिए हमने निकाली है, सिंपल सी बात, मेजरमेंट के जरिए हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली है, और अब इस इंफॉर्मेशन के जरिए जब हम इसके केमिकल फॉर्मूला को डिस्कवर करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला।
तो देखो नाम अजीबोगरीब होते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होते, इसलिए मुश्किल लगते हैं, लेकिन मतलब समझ आ गया। अब इंपेरिकल भी हल्का लगने लगा है। ठीक है, तो यही है आपका इंपेरिकल का मतलब। ठीक है, इंपेरिकल का मतलब ये हो गया। तो अब इस डेटा से आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि यार एक कंपाउंड होगा जिसमें सी ए होगा, एच बी होगा, सी एल सी होगा। अब सी ही यूज कर लिया तो इसको एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। मतलब एक्स अमाउंट ऑफ कार्बन होगा, वाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, जेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन एटम होंगे। हमें क्या नहीं पता है, एक्स वाई जेड ही तो नहीं पता है, उसको ढूंढना है। तो अब देखो, अब हमें क्या आता है, जो आता है आप वही कर सकते हो। आपको मैथमेटिक्स के जरिए नेचर से बात करनी आती है, आपको रेशियो आता है, आपको प्रोपोर्शन आता है, आपको परसेंटेज निकालना आता है, क्योंकि छोटी क्लासेस में हमने ये चीजें सीख रखी हैं। तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले भाई ऑब्जर्व रिजल्ट है, तो पहले ये देखो कि क्या ये टोटल 100% है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब भाई डेटा में कुछ तो मिसिंग है, डेटा में कुछ तो मिसिंग है। सोचो, अभी हम एक और गलती करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया, चलो भाई सॉल्व करने का प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आप सीख रहे हो, अच्छे से सीखोगे तो जब एग्जाम आएगा ना, तो वहां पर आपको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें लगता है कि हमें एग्जाम में सोचना पड़ता है, नहीं, आज सब कुछ सोचो ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े। वहां 3 घंटे में आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तो उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस में अगर सोचते रह जाओगे तो वहां पे फिर लिखोगे कब, काम कब करोगे। सीधी बात, आज सब कुछ सोच लो ताकि सब आपके ब्रेन में हैबिट में आ जाए, और वहां पर जो क्वेश्चन देखो, जो कि मात्र एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हो, जस्ट आपको पता है आप क्या करना है, फटाफट किया आगे बढ़ गए। अपने आप नंबर ज्यादा आएंगे। लॉजिक लॉजिक को समझो। ठीक है, तो आज सब कुछ सोचते हैं, तो पहले इनको जोड़ते हैं। 7 7 14, 14 5 19, तो एक कैरी कर दिया, दो और एक तीन, 3 6 9। ठीक है, तो 4 4 8, 7 4, सॉरी 4 4 8, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 9 आया। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मेरे पास 7 2 9, 99.99% आ रहा है, यानी कि 0.001% का एरर है। इट मीन्स सब कुछ है, कोई भी इतना कम कॉम्पोजिशन वाला एटम इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, छोटी सी बात है, लेकिन राइट हैबिट की बात है। तो हमने यहाँ पर पहली चीज इसको ऑब्जर्व करा, क्योंकि भाई देखो, अभी तो आपके बुक में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जब लैब में जाओगे, आपके किसी, मान लो आप लैब में हो, आपके पास ये डेटा आ रहा है, कैसे वेरीफाई करोगे कि ये सारे एलिमेंट्स का डेटा है या नहीं है, कुछ मिसिंग है या नहीं है। टोटल करके अभी ऑलमोस्ट 100% है, मतलब 99.99 है। इट मीन 100% है, थोड़ा बहुत तो एरर रहता ही है, आप मेजरमेंट में तो एरर आएगा ही, बट उस एरर के साथ ही 99.99 है। इट मीन गुड टू गो। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि यार अभी अपने को तो पता ही नहीं है कि भाई किसका मास कितना है, तो अपन क्या करते हैं, अपन सीधा 100 ग्राम ले लेते हैं। 100 ग्राम, जो भी ये कंपाउंड बना है उसका 100 ग्राम उठा लिया हमने। अगर 100 ग्राम उठा लिया है तो ऑब्वियसली उसके अंदर इतना ग्राम, इतना परसेंटेज है, यानी कि 24.27%, यानी कि इतना ग्राम कार्बन होगा, और 4.07 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 71.65 ग्राम आपका क्लोरीन होगा। इनको जोड़ दो, 99.99 आएगा, लेकिन नियर बाई 0.001 का एरर इग्नोर, बहुत छोटा एरर है। ठीक है, तो भाई यहां पर आ गया कितने, 100 ग्राम के अंदर इतना ग्राम कार्बन, इतना ग्राम हाइड्रोजन और इतना ग्राम क्लोरीन। ठीक है, काम खत्म। अब एटम्स, लॉजिकली सोचो, एटम्स तो अपने यूनिट्स में एक एक क्वांटिटी में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक एक क्वांटिटी में रिएक्ट करेंगे, तो इतने ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि भाई रिएक्शन ना नंबर ऑफ एटम्स के साथ होता है। सोच के देखो, नंबर ऑफ एटम्स के साथ होता है। हमें प्रोसेस याद नहीं करना है कि अच्छा 100 लेना है, ग्राम में करना है, फिर उसके मोलर मास से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। सोचना है। इट इज नॉट अ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना सोचा। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी थिंकिंग आपको आगे बढ़ाएगी, उसी पर ध्यान दो। तो इतने ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो भाई जो ज्ञान हम ले चुके हैं उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई 24.27 ग्राम के अंदर मेरे एक करता हूं, नंबर ऑफ एटम्स निकालता हूं मैं। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मैं मास ऑफ कार्बन, कार्बन 12 नहीं है पता नहीं, लेकिन मैं मास ऑफ कार्बन से डिवाइड कर देता हूं, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब देखो एक और अच्छी चीज निकल कर आएगी कि नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है, इसीलिए तो हमने मोल का कॉन्सेप्ट लाए कि भाई इतना बड़ा बड़ा नंबर कौन लिखेगा। अच्छा, इतने नंबर ऑफ एटम्स में कितने मोल हुए, सिंपल सा लॉजिक। तो इसको आप, जो ये नंबर ऑफ एटम्स आए, उसको 1 मोल में जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी सॉरी डिवाइड कर दो, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये न्यूमरेटर में आ गया, और उसी न्यूमरेटर के नीचे ये आ गया, मतलब मल्टीप्लाई आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मास ऑफ कार्बन एटम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर मास, इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का यूज किया। अब एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ कार्बन एटम कितना है मेरे पास, 24.27 ग्राम कार्बन एटम है। उसको अगर मैं डिवाइड करता हूं मास ऑफ कार्बन एटम के साथ,
तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उसी पूरे नंबर को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो डिवीजन के नीचे जब आप डिवीजन करते हो, यहां पर लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा ना, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो ये कहां आ जाएगा, ये यहां पर आएगा, तो ये बन जाएगा 24.27 ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन 12 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये एक एटम का मास है, ये एक मोल का नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, 12 ग्राम के आसपास, 12 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया 24.27 ग्राम डिवाइडेड बाई 12 ग्राम। और इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, इस 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम के अंदर, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो 12 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 12 दूनी 0.01 ऐसे ले लेते हैं, नियर बाई 2.01 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लूंगा 27 होगा, ठीक है, 2.02 के आसपास आएगा, 2.02 के आसपास आएगा, उसके आगे के नंबर छोटे हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नियर बाई कैलकुलेशन ले लू। अब सेम प्रक्रिया यहां भी करते हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो भाई यहां पर 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि आएगा 1.008, जो कि नियर बाई 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.01 ले लिया मैंने, ठीक है, 4.01 के आसपास आएगा। अब अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं, क्लोरीन का भी इसी तरह कर लेते हैं, तो भाई ये आ जाएगा मेरे पास 71.65 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ क्लोरीन, जो कि आपके लिए होता है मोलर मास ऑफ क्लोरीन, मोलर मास ऑफ क्लोरीन मुझे पता नहीं है, तो मैं उसका डेटा देख लेता हूं। और ये चीजें जरूरी नहीं कि आपको याद होनी चाहिए, ये सब डेटा बेस है, ठीक है, और वो देखते देखते याद हो जाता है। तो क्लोरीन का मोलर मास होता है हमारे पास 35.453, तो ये आ जाएगा 35.453 ग्राम, और इससे मुझे जो नंबर मिलेगा वो नंबर मिल रहा है 2.02, ठीक है, डिवाइड करके जो नंबर मिल रहा है 2.02, ठीक है। अब आ गया मेरे पास, इट मींस अब मैं ये कह सकता हूं, अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहां पर इनको हटाते हैं, कैलकुलेशन तो हमने कर ली, वो डेटा हमने लिख लिया है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 24 ग्राम के अंदर, लेट मी चेंज द कलर, 24 ग्राम के अंदर आपके पास 2.02 मोल्स ऑफ कार्बन एटम है, इसके अंदर 4.01 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और यहां पर 2.02 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम है। नंबर ऑफ एटम्स आ गए, देखो नंबर ऑफ एटम्स ही तो आए हैं भाई, 6.02 इंटू 10⁻23 कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ गए, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं, इन्हीं सब ने मिलके एक कंपाउंड बनाया है, तो इनके कंपोजिशन देखते हैं, तो भाई 2 मोल्स 4 मोल्स एक कार्बन एटम के साथ, ठीक है। अगर मोल्स को हटा दूं तो मैं, मोल्स क्या है, नंबर ही तो है, तो मैं ये कहूं 2.02 कार्बन एटम के साथ, सोचो 2.02 कार्बन एटम के साथ 4.01 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसके साथ 2.02 क्लोरीन एटम्स हैं, ऐसे सोच सकते हो। तो अब इसका मिनिमम रेशियो निकालो, रेशियो में कर दो। अब यहां पर वैल्यूज पॉइंट में आई हैं, अब कार्बन एटम या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, 2.02 तो नहीं हो सकते हैं। अब जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो, क्या उनमें एरर्स नहीं है, उन्हीं एरर की वजह से क्या ये डेसिमल डिजिट्स नहीं आ रही हैं, आ रहे हैं, तो आप इसको नियर बाई, अब ये कितने किसके ज्यादा क्लोज है, 2 के ज्यादा क्लोज है, ये 4 के ज्यादा क्लोज है, 2 के ज्यादा क्लोज है, तो ये जो डेसिमल वैल्यूज आई हैं ये इनसिग्निफिकेंट हो गई। और ये क्यों आई है, एरर की वजह से। आपके पास 100% वैल्यू थोड़ी है, मतलब आपने जो ऑब्जर्वेशन करी है, उस ऑब्जर्वेशन से जो वैल्यू निकाली है, उसमें यहां तक का डेटा सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, यहां तक का डेटा सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, यानी कि, और ये होता है, क्यों होता है, ह्यूमन एरर, मशीन एरर, जिस चीज से आप कर रहे हो एरर्स, समझ आया, एरर्स क्यों पढ़ते हैं, इन्हीं चीजों को समझने के लिए पढ़ते हैं, उन्हीं एरर्स की वजह से ये आ रहा है। लेकिन अब ह्यूमन इंटेलिजेंस की बारी आती है, उन एरर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई 2.02 नहीं, 2 मोल्स होगा, नियर बाई है, 4 मोल्स होगा, नियर बाई है, और ये भी क्या होगा 2 मोल्स, ठीक है। अगर ये 2.07 होता तो मैं इसका नियर बाई क्या लेता, 2.1 लेता, ठीक है, या फिर अगर ये 2.7 होता तो मैं 3 मोल लेता। इसीलिए तो हम ये क्या सीखते हैं हम लोग, फिजिक्स में हमने क्या सीखा है, राउंड ऑफ करना, क्यों, क्योंकि एरर्स आते हैं, कहानियां देखो कैसे जुड़ रही हैं और कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर ये कहेंगे, इन एरर्स की वजह से आने वाले डेसिमल्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए अब हम ये समझ गए हैं कि भाई यहां पर 2 होंगे, यहां पर 4 होंगे, सॉरी लिख दिया 4 होंगे, और यहां पर 2 होंगे, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो अगर देखें तो इसका रेशियो आएगा 1:2:1, यानी कि एक कार्बन एटम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम, ठीक है। और इससे मुझे जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो आएगा CH2Cl। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है, ये अभी क्या है, मेरा इंपिरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि ये हमने कैसे बताया, इन मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करके, जो कि बड़ी चीज नहीं है, थॉट प्रोसेस है, छोटी क्लासेस में जो हम सीख चुके हैं, रेशियो निकालना, इतना प्रतिशत है ये निकालना, उसके जरिए, तो ये बन गया इंपिरिकल फॉर्मूला। और अब इसी इंपिरिकल फॉर्मूला के साथ आप एक्चुअल फॉर्मूला भी ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो, क्योंकि भाई आपके पास क्या है, मोलर मास है। तो अब इस इंपिरिकल फॉर्मूला का मोलर मास देखो, कार्बन का कितना होगा 12,
हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 ले लेते हैं राउंड फिगर में 2, और क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का अभी मैंने मोलर मास लिखा था 35 पॉइंट समथिंग था, 35 पॉइंट समथिंग था, यस। तो मैं इसको 35 लेता हूं अभी के लिए, 35 एरर के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो जस्ट इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 2 2 4 5 9 9 आया, और 3 और 1 4 49 आया, ठीक है। अब ये क्या है, इसका मास है, ठीक है, और इस कंपाउंड का एक्चुअल मोलर मास कितना है, 98.96, उसको 49 से डिवाइड करो। अगर आप देखोगे दिस इज क्लोज टू 100, दिस इज क्लोज टू 50, तो यानी कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है यहाँ पर एरर को दिमाग में रख के कैलकुलेशन होती है, तो एग्जैक्टली ये नियर बाई 2 के आसपास आ रहा है, यानी कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनाया है और जो एक्चुअल कंपाउंड है उसमें इसका डबल मास है। यही लॉजिक निकल कर आ रहा है ना इस रेशियो के साथ कि इससे डबल मास है, और अगर इससे डबल मास है तो आप इन सबकी क्वांटिटी डबल कर दो, ठीक है, इन सबकी क्वांटिटी डबल कर दो, तो आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला अब क्या निकल कर आया, जो एक्चुअल कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया, उसका फॉर्मूला निकल कर आया C2H4Cl, Cl2, ठीक है, ये निकल कर आया। अब ये भी तो हो सकता है कि वो CH2Cl आगे 2 हो जाए, ये हमारी बुक में नहीं है, ये हम सोचेंगे ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, या अगर ये लिया तो ये क्यों नहीं लिया, सोचेंगे। तो अब हम उसी चीज को प्रोसेस कर सकते हैं जो हमारे पास ज्ञान है, और हमारे पास प्रीवियस क्लासेस से ज्ञान है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, या तो फिर वो 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 बनाएगा और एक डबल कर देगा, मतलब टोटल वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 2 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, और 2 क्लोरीन एटम है, सिंपल लॉजिक। तो अब इस लॉजिक के साथ अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो कार्बन कार्बन को हम रखते हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहां रख दिया, कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, इनके साथ कर दिया, ठीक है। तो अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड बचे, 1 और 2। अच्छा, यानी कि सब इसी सिंगल सिंगल बॉन्ड में आप ये समीकरण बना सकते हो, बन गया। और ये क्यों बना पाए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जानते हैं। अगर कार्बन की जगह कोई ए एटम होता तो हमें नहीं पता था कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है। इट मीन्स व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आपको नहीं पता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, ऑलरेडी आप नहीं जानते हो, तो आप लिखते AH2Cl और आगे 2 लगा देते, ठीक है, ये कर देते। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मैं 2 लगाता हूं, ओ आई फाउंड माई मिस्टेक, चर्चा करने का फायदा, ठीक है, मैं अभी तक जो बता रहा था वो शायद एक गलत चीज थी, मैंने अपनी गलती देखी, 2 तो लगेगा ही नहीं, 2 तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। देखा, बात करने का यही फायदा है, साइंस में चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा से मुझे पता चला अगर भाई मैं आगे 2 लगा देता हूं तो ये ज्ञान गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, उसके आगे 2 लगाने का मतलब है ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल, बट यहां पर तो मोलर मास एक ही मॉलिक्यूल का है ना। इट मीन्स कि अब एक नया ज्ञान मिला, विज्ञान में एक नया ज्ञान मिला, और वो ये है कि जो ज्ञान अभी मैं दे रहा था आपको वो गलत है, तो सही ज्ञान क्या है, इससे मुझे ये पता चला कि ये 2 यहां नहीं आ सकता, ये यहीं जाएगा, और ये यहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंगल कंपाउंड होना चाहिए। आगे 2 लगाने का मतलब है कि कंपाउंड एक है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो आगे नहीं लग सकता, ठीक है। अब देखो, अगर आगे नहीं लग सकता तो इस A2 के, अब आप इसकी मदद से हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है, ये इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप A2 के बॉन्ड्स जान सकते हो कि A2 कितने बॉन्ड बनाएगा, और वहां से आप ये डिफाइन कर पाओगे कि क्या पता अब ये A2 जो है ना एक्चुअली में 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने वाला कौन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या पीरियोडिक टेबल में उसके नीचे आने वाले एटम है वो हो सकते हैं, और मास से कंपैरिजन करके, ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि वो एटम कौन सा है। नई नई चीजें फाइंड कर सकते हैं, हिडन पार्ट आ गया। तो सोचा, समझा और देखा कि हम अगर सोचेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो क्या क्या नई नई चीजें हम सीख सकते हैं खुद से, ठीक है, अपनी गलतियां तक हम सुधार सकते हैं खुद से, और यही हमें सीखना है, सेल्फ लर्नर बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, ठीक है, और ऐसा बनना कि हम ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर सके। दूसरों पे जब तक हम डिपेंडेंट हैं तब तक हम अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहे तो ह्यूमैनिटी का खाक इवॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सोच के देखो, ठीक है। अब आते हैं आपके अगले पार्ट पे, ठीक है, जो कि छोटा सा ही पार्ट है, और वो क्या है, ठीक है, अब आपको इसको एक्सप्लोर करना है। जब आप मासेस की कैलकुलेशंस करते हो उसी को बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, कैलकुलेशन विच इन्वॉल्व्स मासेस इज कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम है और कुछ नहीं है, जैसा कि आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे। अब अगर आपको मासेस के साथ कैलकुलेशन करनी है तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा पहला स्टेप, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा, और उस केमिकल रिएक्शन को ऑब्वियसली मासेस के साथ अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो पहला स्टेप क्या होगा, बैलेंसिंग। आपको इसको बैलेंस करना होगा। आफ्टर बैलेंसिंग मासेस जो इधर हैं उतने उधर होंगे, इसी की मदद से इधर मास दिया हुआ है मान लो, और इधर का मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक चीज नहीं दी हुई है, ऑब्वियसली दिस इक्वल टू दिस, बैलेंस करो, इक्वेट करो, काम खत्म। यही कहलाता है स्टोक्योमेट्री, और स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन बच्चों वाली चीज है, यानी कि प्लस माइनस करना है,
ठीक है, काम खत्म। और लिमिटिंग रिएजेंट तो हमने देख ही लिया है, और इनकी कैलकुलेशन मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू एक्सप्लोर, नाउ यू नो व्हाट इज प्लस माइनस, आप जानते हो प्लस माइनस क्या है, डिवीजन क्या है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर जब आप समझ ही गए हो क्या है, ठीक है, साथ ही साथ एक बार और रिवाइज करा देता हूं कि अगर दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उससे कुछ बना रहे हैं, ठीक है, अगर इसके 10 ग्राम में या 10 एटम के साथ इसके मुझे 25 एटम चाहिए होते हैं, ठीक है, तब जाके इसके मान लेते हैं 15 एटम मॉलिक्यूल बनते हैं, माफ करना, ठीक है, तो 10 पे 25 चाहिए, लेकिन अगर आपने यहां पर 20 कर दिया, ठीक है, 10 पे 25 चाहिए मतलब 10 अपॉन में 25 करके देखो तो यहां पर आएगा 2 अपॉन में 5, यानी कि दो एटम पे 5 एटम चाहिए, ठीक है, और आपने यहां पे 20 कर रखा है, तो यहां पर सिर्फ अगर देखो डिनोमिनेटर में 20 लिखो और यहाँ x लिखो तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 2/5 के बराबर होना चाहिए। ये 4 हो गया, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ 8, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ इसके 8 ही एटम, या अगर ये मॉलिक्यूल है तो 8 ही मॉलिक्यूल सिर्फ रिएक्ट कर पाएंगे, कंप्लीट रिएक्शन दे पाएंगे, दो मॉलिक्यूल खाली रह जाएंगे। और फिर आप मासेस का कैलकुलेशन करोगे कि भाई प्रोडक्ट का मास कितना आया, सीधी सी बात 8 एटम या मॉलिक्यूल इसके प्लस 20 इसके, क्योंकि यहां पर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसकी वजह से ये पूरा यूज नहीं हो पाया। अगर इसकी वजह से ये पूरा यूज नहीं हो पाता तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता। किसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम है, काम खत्म। तो भाई यहां पर टोटल मास कितना आया, सिंपल सा लॉजिक हो गया। अब भाई यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पर पता है कि एक के साथ एक चाहिए, ठीक है, यानी कि 12 ग्राम पर आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 ग्राम चाहिए, जिससे आपको 44 ग्राम का CO2 मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर रेशियो देखो, 12/32 कर दो, 12/32 कर दो या 32/12 करो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 6 बटे में यहां पर आ जाएगा 16, ठीक है, फिर आ जाएगा 3/8, यानी कि 3 कार्बन एटम पे 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, 3 कार्बन एटम पे, और सॉरी 3 ग्राम पे 8 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, 3 एटम पे भी 8 एटम बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन को 32 ना करके, ठीक है, यहां पे कर देता हूं मैं 16 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन को 16 ग्राम कर देता हूं, यानी कि ठीक आधा कर देता हूं, तो सीधी सी बात है 12 ग्राम कार्बन यूज नहीं होगा, सिर्फ 6 ग्राम कार्बन यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, मैथमेटिकली सोचो, 6 ग्राम के साथ 16 ग्राम जुड़ेगा तो 6 और 16 कितने हो जाएंगे आपके, 22 ग्राम, तो मुझे कितना मिलेगा, 22 ग्राम। यही कैलकुलेशन आपको करनी है, इसी को बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट्स इट, ठीक है। 22 ग्राम मेरे को मिलेगा CO2 प्लस मेरे पास यहां पर 12 ग्राम था, मेरे पास है 12 ग्राम, लेकिन कंज्यूम कितना हुआ, 6 ग्राम, प्लस कार्बन मिलेगा मुझे 6 ग्राम का, दैट्स इट। यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा, काम खत्म, ठीक है। यही है देखो आपका स्टोकियोमेट्री। अब आप एक्सप्लोर करो, रीड करो, क्वेश्चन करो, डरो मत, सोचो। हम जल्दी करते हैं, आज जल्दी नहीं करना है, जल्दी एग्जाम में करेंगे। आज सब सोचेंगे ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े, ठीक है। आज सीखेंगे ताकि कल ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर सके, इसलिए सोच के पढ़ो। बस चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन करने हैं, आगे बढ़ना है, ये थॉट प्रोसेस गलत है, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर जो हमारी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन होती है, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, जिसमें मोलालिटी मोरालिटी आती है, नाम ही अजीब से लगते हैं, ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे वे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, द राइट वे ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज अपने सारे दोस्तों को इन लेक्चर्स को और स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर करो, क्योंकि आवर मिशन इज टू इवॉल्व इंडिया एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।